हाँ जी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, आज शुरू कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, बराबर है क्या? ये ऐड कब हुआ तुम्हारे सिलेबस में, पहले ये समझ लो और इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो क्या है। ये सबसे पहले एप्लीकेबल था किन अटेम्प्ट वालों को? दिसंबर 2018 वालों को, बराबर है क्या? मतलब दिसंबर 2018 के पहले कौन कौन से एक्ट नहीं थे? साइबर लॉ ये जो लिखा है ये नहीं था, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी नहीं था, बराबर है क्या? ये दोनों ही चैप्टर को इस बार ही ऐड किया। कब इस बार ही बोलने से? दिसंबर 2018, फिर दूसरी बार आया जून 2019 में। क्योंकि पहली बार इसको एक्ट को तुम्हारे सिलेबस में डाला गया, भर भर के क्वेश्चन थे हर अटेम्प्ट, भर भर के, बराबर है क्या? तो भर भर के जब क्वेश्चन है, जब मैं दो बार बोल रहा हूँ, यानी कि एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट किस सेंस में? तुम्हारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे को इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है, ठीक है? मतलब अपने को समझना इसको बहुत जरूरी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, साइबर लॉ इज नॉट अ एक्ट, साइबर लॉ इज अ कैटेगरी। कि भाई साइबर मतलब क्या? साइबर मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू जो क्राइम होते हैं ना, तो साइबर स्पेस बोला जाता है। यानी कि साइबर बोलने से व्हाट? साइबर बोलने से उसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, साइबर बोलने से वर्चुअल मीडियम। वर्चुअल मीडियम मतलब अगर मैं तुमको बोलूं कि यार तेरे में नेट चल रहा है क्या? बोले हाँ चल रहा है ना, दिखाना कहाँ चल रहा है, तो आप सिर्फ उसका वो दिखा सकते हो, नेट का देख मेरे पास रेंज आ रही है, बट वेयर इज एक्चुअली साइबर, वेयर इज एक्चुअली इंटरनेट? वो रेंज आपको दिखने वाली नहीं है, वो एक डिजिटल मीडियम है, एक स्पेस बना हुआ है, बराबर है क्या? तो बोले वहां पे जो क्राइम हो रहे हैं ना, वहां पे लोगों से धोखाधड़ी किया जा रहा है, वहां पे फर्जी अकाउंट बनाए जा रहे हैं, एक लड़का लड़की की आइडेंटिटी धारण करके लड़के को पटाता है, उससे पेटीएम में अपने क्या कुछ पैसे मंगवा लेता है। ये क्या है? साइबर स्पेस में क्राइम हो रहा है, समझ में आई क्या बात? तो उस क्राइम को रोकने के लिए कुछ लॉज है, उसमें से वन ऑफ द लॉज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एक दूसरा एक्ट है इंडियन पेनल कोड, जो साइबर लॉ यानी कि साइबर क्राइम जो भी हो रहा है उनको गवर्न करने वाले एक ये है, और एक आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड। तो साइबर लॉ इज नॉट अ एक्ट, वो एक कैटेगरी है कि जो इंटरनेट में यानी कि जो डिजिटल मीडियम में, वर्चुअल मीडियम में जो क्राइम हो रहे हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन बना है? तो बोले उस साइबर लॉ का एक हिस्सा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। साइबर लॉ इज नॉट अ एक्ट, समझ में आई क्या बात? ठीक है, शुरू करने से पहले ना मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज बताता हूं, और मैं आपको बता दूं मैं मॉड्यूल का भी कुछ शुरू नहीं कर रहा हूं। पहले आप समझो ये है क्या, ये बना क्यों है। लाइक जब आप पूरे केस लॉ समझोगे ना, तब आपको फील आने लग जाएगा, ओ लाइक दिस, इसलिए बना है बोले साइबर लॉ, समझ में आई क्या बात? तो कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने हर बार पर्पस देखा है, ये बना क्यों है, क्या कारण है, बना क्यों है, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। और धीरे धीरे जब मैं सारे केस लॉ डिस्कस करूंगा ना, आपको ये भी समझ में आ जाएगा, बोले अच्छा इतना रिजिड है ये एक्ट, समझ में आई क्या बात? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको प्यार से आईटी एक्ट भी बोलते हैं 2000। ये आया कब था? 9 जून 2000 में, बराबर है क्या? यहाँ पे मैंने लिखा है इनैक्ट। इनैक्ट का मतलब बिल बना, जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट ने असेंट दी, तो प्रेसिडेंट जब असेंट दिया तो 9 जून को वो पास हो गया था, वो एक्ट बन गया था, बराबर। लेकिन वो लागू होना कब से शुरू हुआ? लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2000 से। 17 अक्टूबर से वो एप्लीकेबल होना शुरू हो गया था, यानी कि अब तुम क्राइम करके दिखाओ, अपने पास कौन है? डैडी है, बराबर है क्या? ठीक। उसके बाद ये एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। आपकी मॉड्यूल में टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर लिखा है, बट मैंने क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर? क्योंकि अब तक जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा माना ही नहीं जाता था, बराबर है? उसको एक ऑटोनोमस स्टेट माना जाता था, और उस पे कुछ एक्ट एप्लीकेबल होते थे, कुछ एक्ट एप्लीकेबल होते नहीं थे। तो जो एप्लीकेबल होते थे ना, उनके लिए अलग से लिखा जाता था इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मैंने यहाँ पे इसलिए ही इंक्लूडिंग नहीं लिखा, अब जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, समझ में आई क्या बात? अब वो पूरे होल ऑफ इंडिया जब मैं बोल रहा हूँ, यानी कि जे एंड के में भी अब वो लगेगा। अब इंक्लूडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो यूं भी अपने को पता है, अब इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर भी है। 370 जो उसको ऑटोनोमस स्टेट का वो स्टेटस देता था, वो अपन ने हटा दिया। अपन ने बोले ना श्री श्री 1008 बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, बरोबर है क्या? हाँ कि ना? अब इसके स्कोप की अगर मैं बात करूं, इसमें वो इंसान भी सपेटा जाएगा यानी कि स्कोप में आ जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है लेकिन इंडिया के कंप्यूटर में एंट्री ले रहा है वाया हैकिंग।
इंडिया का नेटवर्क में घुस रहा है, इंडिया के कंप्यूटर पे घुस रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है ना, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। समझ के लिए ना कैसे आपको धीरे धीरे पूरी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, बोले पर्सन ऑफ अदर नेशनैलिटी, वो यूके का है, वो यूएसए का है, वो जापान का है, वो भी इंडिक्टेड हो जाएगा इस एक्ट में इफ क्राइम इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर नेटवर्क इन इंडिया। वहां बैठ के यहाँ के लोग के साथ फ्रॉड कर रहा है कंप्यूटर में, इंटर में बैठ के, उसके ऊपर भी एक्ट एप्लीकेबल होगा, उसको भी वहां पे सजाया जाएगा। सर कैसे सजेगा वो सब बताऊंगा मैं। हमारी एक ट्रीटी है पूरी कंट्री के साथ, कुछ 29-30 कंट्री है जो एक स्टैंडर्ड लॉ फॉलो करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। वो बोल रही है हमारे उधर अगर क्राइम होगा ना तुम प्रोटेक्ट करना, तुम्हारे इधर क्राइम होगा हम इधर प्रोटेक्ट करेंगे जो भी इंसान करेगा। तो ऐसे हमने हर कंट्री से एग्रीमेंट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ बेसिक था। ओरिजिनल एक्ट जो था, ओरिजिनल एक्ट यानी कि जो 9 जून 2000 को पास हुआ था, वहां पे 94 सेक्शन थे। ठीक है, 13 चैप्टर थे, मतलब वो 94 सेक्शन को डिवाइड किया था 13 चैप्टर में। उसके बाद उस पे 4 शेड्यूल थे। शेड्यूल मैंने आपको पहले ही बताया, लिस्ट दी जाती है, बराबर है क्या? ठीक है, वो लिस्ट का पर्पस क्या है इस लेवल पे जानने की जरूरत नहीं, मैं बताने बैठूंगा तो लिस्ट में पूरा लेक्चर निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद उसमें मेजर अमेंडमेंट आया। कब? 2000 के बाद 2008 में इसमें मेजर अमेंडमेंट आया, जो आया कब था? 22 दिसंबर। इसमें इतना डेंजर सेक्शन डाला जिसका नाम है सेक्शन 66A। बहुत डेंजर, मतलब तुमको जब बताऊंगा इसकी डेंजरस हार्मफुल नेचर तो तुमको समझ में आएगा। इसने सीधा पेनाल्टी ठोकी है 66A में, 3 साल की सजा, 5 साल की सजा, 5 लाख की पेनाल्टी। किस बात से पता है क्या? सिर्फ इस बात से, ऑफेंसिंग मैसेजेस से। सर थोड़ा सा इसका सेक्शन बताओ। मैंने सेक्शन लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा मैं जब लेक्चर खत्म करूंगा। इसमें बस इतनी सी बात बोली थी, आप ऐसा कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट साइबर स्पेस में डालो, फेसबुक में डालो, ट्विटर में डालो, व्हाट्सएप में डालो, मतलब कंप्यूटर के थ्रू या कोई भी कम्युनिकेशन चैनल जहां पे इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, और वो सामने वाले को अगर उसको बहुत बुरा लग रहा है ना उस कंटेंट से, आपके ऊपर अपराध दर्ज। अब बहुत बुरा लग रहा है क्या? कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, किसी को भी कुछ भी बुरा लग जा रहा था पर वो केस फोटो कर रहा था। अब कैसे किसी को भी कुछ भी बुरा लग रहा था मैं आऊंगा धीरे धीरे, लेकिन ये बहुत डेंजर सेक्शन है, मैं पूरी केस आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बोला सेक्शन 66A में, मैं वापस से बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। अब इनएप्रोप्रिएट वो आपके लिए कैसे रहेगा? आपको दिखा रहा है उसने फेसबुक में इतना गंदा डाला, बहुत बुरा लगा, केस समझ में आने के बाद ऐसा था, तो कैसे होगा मैं तुमको बताता हूं, उसका मिसयूज कितना हुआ वो भी बताता हूं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 69 आया, मतलब 2000 में ये सेक्शन नहीं थे, 2000 में 66 इज वेरी डेंजरस। 69 में अथॉरिटीज दी गई, मतलब जो भी, अब जैसे मैंने बताया था पहले लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो देखती है कि लॉ का पालन हो रहा है कि नहीं। तो लॉ का पालन हो रहा है कि नहीं, तो उन अथॉरिटीज को पावर दी, बोला आप कहीं पे भी घुसो, इंटरसेप्शन का मतलब कहीं पे भी घुसो, मॉनिटर करो, डिक्रिप्शन करो, किसी के भी कंप्यूटर में ना कोई भी इंफॉर्मेशन। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बराबर है क्या? मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी का पूरा डेटा देख रहा हूँ, बराबर है। ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी ने अगर यहाँ पे FIR की, घुसेगी यहाँ पे अंदर में, अंदर घुसने के बाद मेरी हर डेटा को चेक कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, डिक्रिप्ट कर सकती है। मैं कोई सीक्रेट फोल्डर बना के रखा हूँ, उसमें इंफॉर्मेशन है, घुस के चेक करेगी क्या कर रहा था तू करके। इतना पावर दिया सेक्शन 69 में। क्यों? इनको रोकना है, कोई भी किसी के सिस्टम में भी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देख नहीं सकता। एक तो ये किया, साथ में साइबर टेररिज्म के बारे से प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। याद आ रहा है आपने वो मूवी देखी होगी बेबी, स्लीपिंग सेल, याद आ रहा है? उसमें एक वर्ड होता था स्लीपिंग सेल। उसमें क्या करते थे, पाकिस्तान वाले लोग यहाँ के उन लोगों को टारगेट करते थे जो गवर्नमेंट के एक्शन से बहुत दुखी है। फॉर सपोज एग्जांपल, नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन लाया, कई लोगों की जान चले गई क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब जिनकी जान गई, उनके जो नियर डियर होंगे वो कितना चिढ़ रहे होंगे नरेंद्र मोदी से, ये आपसे मेरे से बेहतर समझोगे। तो जो सरकार से एकदम प्रताड़ित है ना, वो स्लीपिंग सेल क्या करते थे, उन लोग को टारगेट करते थे, उन लोग का ब्रेन वॉश करते थे फेसबुक के थ्रू, और उनको भड़काते थे, बोले आओ हमारे साथ जुड़ो, हम बदला लेंगे। पूरा उनका ब्रेन वॉश कर देते थे। और वो कैसे कर रहे थे? वहां पे कंप्यूटर पे बैठ के, वहां का इंटरनेट यूज करके, यहाँ पे बैठा कंप्यूटर पे फेसबुक में इंटरनेट जो चला रहा है उसको भड़का रहे। दिस इज अ साइबर टेररिज्म। समझ में के बाद? ठीक है। उसके बाद बोला चाइल्ड पॉर्न, 18 से कम उम्र की लड़कियों का अगर आप ब्लू फिल्म बना रहे हो और उसको वेबसाइट्स में डाल रहे हो, इसके लिए एक्शन उठाने के लिए। दूसरा, वोयलिज्म का मतलब ये होता है, वोयलिज्म का इसके 2 मतलब है।
मतलब इसके खिलाफ एक्शन उठाना था उनको। कई बार ये होता है कि लाइक आपने फेसबुक में और न्यूज चैनल में भी बहुत बार पढ़ा होगा कि चेंजिंग रूम में कैमरा लगा होता है जो आपको दिखता नहीं है। ध्यान दो वहां पे, ये इसके अंदर आता है कि अगर आप किसी की प्राइवेट लाइफ को देख रहे हो ना वाया यूजिंग कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भी कैमरा क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप किसी की प्राइवेट लाइफ में ताकाझाकी कर रहे हो, इसके अंदर दो चीज आती है, टू पीपल आर मेकिंग सेक्स एंड यू आर सीइंग देम एंड प्लेजर आ रहा है तुमको, जैसे पॉर्न के जैसे, बराबर है क्या? सिंपल, जो है वो है, उसको रोकना था। या वो पॉर्न नहीं देख रहे, मतलब वो ब्लू फिल्म नहीं है, वो ऐसा कुछ भी सेक्सुअल कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं, बट आप उनकी प्राइवेट लाइफ को देख रहे हो, मतलब आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आप पॉर्न नहीं बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ अपने प्राइवेट लाइफ में जी रहे हैं, आपने कैमरा लगा के देखना, हाँ ना दिखते कैसे कर रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है, वेरी फ्रैंक, ठीक है। दूसरी बात, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनका प्राइवेट रूम है, जैसे कि चेंजिंग रूम होता है, वहां पे आप लगा देते हो, लाइक लड़की चेंज कर रही है, लाइक आप मजे लेते हो, जो भी हो रहते, ये इसके अंदर आता है। बोले इनके खिलाफ एक्शन लेने, ये 2000 से ये एक्शन लेने का कितना टाइम लग गया, 2008। इस सब एक चीज जरूर समझो कि जब 2000 में लॉन्च किया ना, तब सबके पास इंटरनेट नहीं होता था। जैसे जैसे धीरे धीरे इंटरनेट, कंप्यूटर सर्विसेज सस्ती होने लग गई, सब अवेयर होने लग गए, क्राइम बढ़ते गया। तो मैं बार बार जब बोल रहा हूँ डेंजरस सेक्शन, मतलब क्राइम इतना बढ़ गया था कि इस डेंजरस सेक्शन को लाना पड़ा। क्राइम इतना बढ़ गया था कि ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई थी कि अपने को 2008 में इनको कुछ नए प्रोविजन लाने पड़े। लास्ट में ये बोला कि ये सब आने के बाद 2000 में कितने, सन 2000 में कितने सेक्शन थे, 94, इतने चेंजेस लाए कि अब रिवाइज एक्ट में कितने सेक्शन हो गए। तुम सोचो कितने क्राइम बढ़े होंगे और कितने नए सेक्शन आए। मैं घुसने पे जाऊंगा तो मेरे को सब पता है कितने सेक्शन है, लेकिन तुम सेंस करो कि क्राइम कितने बढ़े होंगे कि 94 सेक्शन से कितने हो गए, 124। उसके बाद चैप्टर, क्योंकि अब सेक्शन बढ़े तो डेफिनेटली एक चैप्टर भी बढ़ा, और 100% 13 चैप्टर में 94 थे, जो एडिशनल है वो 14th नंबर के चैप्टर में है पूरे सेक्शन, जो नए सेक्शन है। समझ में आई क्या बात? और शेड्यूल को अपन ने 2 कर दिया, 4 की जगह उसको क्रंच करके 2 कर दिया, क्योंकि सेक्शन बढ़ रहे थे, चैप्टर बढ़ रहे थे, एक्ट बहुत बड़ा हो रहा था, तो शेड्यूल को थोड़े से छोटे कर दिए। बराबर है, शेड्यूल की कुछ चीजें घुसा दी होगी सेक्शन के अंदर, बराबर है क्या? ये तो सारा उसका बेसिक था, अभी तुमको समझ में आ रहा होगा लाइक धीरे धीरे कि क्या है सारी चीजें। उसके बाद इसके पहले यहाँ पे यूएसए में एक रिसर्च हुई थी, रिसर्च का नेशनल रिसर्च काउंसिल यूएसए, जिसमें बोला था कंप्यूटर एट रिस्क। उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, बोले जो मॉडर्न थीफ है ना, कैन स्टील मोर विद अ कंप्यूटर देन विद अ गन। बोले जिसको इंटरनेट चलाना आता है, जो एथिकल हैकर है, जो भी कुछ कर सकता है, बोले वो गन से ज्यादा कमा लेगा। और इसका मैं एग्जांपल आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ, बस आप समझो, मेरे पास सारे केस लॉ रेडी है, सारी चीज तुमको समझेगी, वो लाइक दिस, ऐसे होती सारी चीजें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। साथ में इनने क्या बोला था पता है क्या? टुमारोज टेररिस्ट कैन डू मोर डैमेज विद जस्ट अ क्लिक ऑफ अ कीबोर्ड रेदर देन अ बॉम्ब। समझ में आई क्या बात? और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्लीपिंग से। तो आप तुमको समझ में आ रहा होगा क्राइम इतना बढ़ रहा है, उन चीजों को रेगुलेट करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को इनकॉर्पोरेट किया था। मेजर चेंजेस लाए गए थे 2008 में। अब मजे की बात है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील बेसिकली किससे करता है, तो बोले 2 चीजों से बेसिकली वो डील करता है। सबसे पहले तो बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये जो Amazon फ्लिपकार्ट में आप जो ट्रेड वो करते हो ना, कुछ परचेजिंग और OLX में सेल करते हो, ये ई कॉमर्स है ना। आप जो OLX में बेच रहे हो दैट इज अ ई कॉमर्स, आप फ्लिपकार्ट से कुछ खरीद रहे हो दैट इज अ ई कॉमर्स, बराबर। आप ऑनलाइन लेक्चर्स परचेस कर रहे हो, व्हाट इज दिस, दैट इज अ ई कॉमर्स। जहां पे भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अगर आप बिजनेस कर रहे हो, दैट विल कम अंडर द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। पहले होता था क्या, अरे 2000 में तो मेरे ख्याल से वेबसाइट यहाँ पे आई भी नहीं थी और शायद चल भी नहीं रही थी, मतलब बहुत Amazon तो मतलब एक छोटे से कमरे में रहता था। अब क्या किया 2000 बाद जब 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई ना, इनको रिकॉग्निशन दी गई। ये यूं ही नहीं चल रहा है Amazon वाले, इनको ई कॉमर्स को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने वाला कौन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये मना कर दे तो आज ये ई कॉमर्स बंद हो जाए। यानी कि किसने अथॉरिटी दी कि तुम वर्चुअल मार्केट में चलाओ और तुम थेफ्ट भी कर सकते हो। लेकिन थेफ्ट क्यों नहीं हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं हो रहा है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई है, पहली चीज। दूसरी बात बोले साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, नहीं लाइक व्हाट इज साइबर क्राइम। बोले साइबर क्राइम का मतलब होता है, बोले जहां पे कंप्यूटर है या तो नेटवर्क है, बराबर है क्या। बोले जहां पे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो काय के लिए, क्राइम के लिए, या तो आप कंप्यूटर को टारगेट कर रहे हो।
समझ के लिए ना इन दोनों बात का बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है। क्या बोले, कंप्यूटर या तो आप यूज कर रहे हो, मैं यहाँ पे बैठ के किसी दूर के उसका हैक कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर का यूज कर रहा हूँ क्राइम करने के लिए। दूसरी बात, जहां पे कंप्यूटर टारगेट है, मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी छुपे जा रहा हूँ, लाइट चालू कर रहा हूँ एकदम चोर जैसे, कंप्यूटर ऑन किया और उसका डेटा हैक कर रहा हूँ, पेन ड्राइव लेके गया। कंप्यूटर को मैंने टारगेट बनाया, मैं कंप्यूटर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे के कंप्यूटर को टारगेट बना रहा हूँ कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए। दिस विल ऑल्सो कम अंडर द स्कोप ऑफ साइबर क्राइम। तो या तो आप कंप्यूटर का या कंप्यूटर का नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए दूसरे कंप्यूटर को टारगेट करोगे, या तो अपना कंप्यूटर नहीं यूज करोगे, दूसरे के कंप्यूटर में जाके सीधा क्या करोगे, टारगेट करोगे, उसका डेटा थेफ्ट करोगे। ये भी क्या है, साइबर क्राइम है। यानी कि सर एक चीज तो क्लियर हो गई, कंप्यूटर और नेटवर्क दो बेसिक एसेंस है साइबर क्राइम के लिए। समझ में आई क्या बात? ठीक है, यहाँ चीज हो गई। अब आगे की चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आइडेंटिटी थेफ्ट जो आप फेसबुक में करते हो, और ये जो फोटो मॉर्फिंग आता हूँ इसके ऊपर, इसका बहुत बड़ा अपराध है। ये जो आप मेरे फोटो बना रहे थे ना, बुड्ढा बना दिए थे मेरे को फेस ऐप से, मैं चाहूँ तो आपके ऊपर केस कर सकता हूँ जिसमें आपको 6 साल की सजा और 6 लाख रुपए का फाइन है, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लग सकता था सेक्शन 60A के अकॉर्डिंग। समझ में आई क्या बात? आता हूँ मैं आपकी, ठीक है समझ के लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहला केस 2000 में हुआ, 2000 में एक्ट आया, और सबसे पहला केस लॉन्च हुआ फरवरी 2001 में। ये इफेक्ट में कब आया था? 17 अक्टूबर को, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पहला केस आया। किस पे? सेक्शन 66 पे। दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था 2 लोगों को, रनिंग अ वेब होस्टिंग कंपनी फॉर हैकिंग अंडर सेक्शन 66। मैं 66A नहीं बोल रहा हूं, मैं 66 बोल रहा हूं ऑफ आईटी एक्ट, एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 408। ये आईपीसी का सेक्शन है, इंडियन पेनल कोड का। अब इसमें हुआ क्या था समझ के लेना। 2 इंसान थे जो वेब होस्टिंग कंपनी चलाते थे। वेब होस्टिंग कंपनी का मतलब ये होता है जो वेबसाइट पर आपको बना के देते हैं ना, लाइक मैं और समर्थ वेब होस्टिंग का काम कर रहे हैं। मुस्तकीन और एलबी मेरे पास आ रहे हैं कि सर हमारा एक बिजनेस है, हम एजुकेशन क्लासेस चलाते हैं, हमारी खुद की एक वेबसाइट चाहिए। बना देते हैं ना, मैं बोला भैया। बनाने के बाद ना जो वेब होस्टिंग वाली कंपनी होती है उनकी साइट में मेंटेनेंस करते हैं। कैसे? समर्थ और मेरा ऑफिस है, अभी मुस्तकीन और एलबी है, बोले सर पहले ना हम सीए और सीएस की क्लास चलाते थे, अब एमबीए की भी क्लास चलाते हैं, लॉ एंट्रेंस की भी, तो वो अपडेट कर दो हमारी वेबसाइट में, सारा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। मतलब कर देते, कोई बात नहीं। और इसका मेंटेनेंस का हर महीने का हम चार्ज लेते हैं, क्योंकि हम तुम्हारी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं, हमने आपको सर्विस दी है, वी आर द प्रोफेशनल्स। बराबर है क्या? समर्थ ने और मैंने मुस्तकीन की और एलबी की वेबसाइट को बंद कर दिया। बराबर है? क्यों? इनने हमको पेमेंट नहीं किया था, ऐसा हमारा कहना है। इन दोनों ने मिलकर हमारे ऊपर केस कर दिया, बोले हमने पेमेंट किया था फिर भी हमारे वेबसाइट में घुसे और उसको बंद कर दिया, ने हमारी वेबसाइट को हैक किया है। हैकिंग का चार्ज लगा, साइबर क्राइम के सेक्शन 66 में 6 दिन जेल में रहे वो 2 जन। बराबर है? अब हैकिंग कैसे हो गई सर? बोले इसमें हैकिंग क्या? बोले पेमेंट की बात है ना, सेक्शन 66 के अंदर पेनाल्टी दी गई है, और सेक्शन 66 में बोला है 43, सेक्शन 66 में रिफर किया, बोले सेक्शन 43 में देखो, 43 में क्या बोला पता है क्या? एनी पर्सन without the permission of the owner access और secure access। access और secure access का मतलब, access मतलब होता है हमने सीधा उनकी वेबसाइट में एंटर किया, whatever इंटरनेट का इस्तेमाल करके बंद कर दिया, इसको एक्सेस बोलते हैं। सिक्योर एक्सेस का मतलब इनके ही घर पे आए, इंटरनेट में घुसे और इनकी बंद कर दिया। मैं और छोटा एग्जांपल देता हूँ, इसका मोबाइल छीन लिया मैंने, दिस इज द एक्सेस, ये हैकिंग है। उसके हिसाब से सेक्शन 66 के हिसाब से मैंने मोबाइल छीन लिया, दिस इज हैकिंग। क्यों? मैंने एक्सेस किया ना तेरे मोबाइल पे। बराबर है? ये डेफिनेशन का रिजिड है। आपने मोबाइल छीना ना किसी का, ये हैकिंग है। हैकिंग के बाद आप उसका पासवर्ड गेस कर रहे हो और उसका पैटर्न गेस कर रहे हो, ये डबल हैकिंग है। समझ में आई क्या बात? तो बोले तुमने क्या किया? अनऑथराइज्ड। हमने बोला था कि हमारी वेबसाइट बंद कर, हमसे परमिशन नहीं थी क्या? नहीं ना, तुमने खुद से हमारी वेबसाइट में हमारी बंद कर दी। दिस कम्स अंडर सिक्योरिंग एक्सेस। समझ में आई क्या बात? और हैकिंग के लिए ये बेचारे लोग दोनों के दोनों 6 दिन तिहाड़ जेल में काटे, सिर्फ किसके लिए? सेक्शन 66 के लिए। बाद में कोर्ट ने वर्डिक्ट क्या दिया पता है आपको? बोले मैंने सजा तो सुनाई, बोले बराबर है, बराबर, इनको चार्ज भी लगेगा, बोले लेकिन ये सेक्शन ना वेब होस्टिंग वाली कंपनी के लिए बहुत रिजिड है। बोले क्यों? उनका तो काम है, बोले अगर कोई उनसे वेबसाइट चलवा रहा और पे नहीं करेगा, भाई वो बंद करेंगे ना, तो पैसे किधर से मिलेंगे? बोले उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बोले लेकिन प्रॉब्लमेटिक है तो क्या? अब उसके बाद यहाँ पे तो हैकिंग के लिए फंस गए। दूसरी बात किधर फंसे? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब जब सामने वाला आपसे सर्विसेज लेता है ना,
उसको पता है कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो उसकी वेबसाइट में, लेकिन उसने एक भरोसे पे आपको काम दिया कि नहीं यार ये जेन्युइन बंदा है, इसका एक फर्म है, ये बहुत सालों से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, आपने नॉन पेमेंट का इल्जाम लगाते हैं उनकी वेबसाइट में घुस के उसको बंद कर दिया, यानी कि आपने आईपीसी के अंदर उसका ट्रस्ट तोड़ा है। 2 सेक्शन लगे थे, यानी कि एक आईटी का और एक उसका लगा था किसका, आईपीसी का, और उनको सजा सुनाई गई। बस सजा तो नहीं सुनाई, 6 दिन वो जेल में थे, 6 दिन के बाद उनको बेल मिला। उसके बाद क्या हुआ वो समझेंगे आराम से, समझ में। तो हैकिंग समझा तुमको, हैकिंग का भी डेफिनेशन बहुत रिजिड है, तो हैकिंग इज आल्सो अ साइबर क्राइम। दूसरी बात सेक्शन 66A, ये बहुत डेंजर है, मैंने क्या बोल रहा हूँ, बहुत डेंजर है। इसकी डेंजरस नेचर तुम समझ के लो। असीम त्रिवेदी कार्टूनिस्ट है, अभी भी वो दुनिया के कार्टून बनाता है, न्यूज में अगर आप देख लेना। वो अरेस्ट हुआ था अंडर सेक्शन 66A। और कौन सा सेक्शन, सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर है। तीसरा सेक्शन सेडिलिशन अंडर सेक्शन 124 ऑफ है। सर सेडिलिशन, आप ऐसा कुछ भी चित्र, ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी वीडियो बनाते हो जिसमें आप जनता को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काते हो, दैट विल कम अंडर सेडिशन। अब इसने भाई साहब ने किया क्या था समझ के लेना। सत्यमेव जयते का तुमने वो देखा है, शेर बने रहते हैं और बीच में वो रहता है सत्यमेव जयते, उसमें भाई साहब ने सत्यमेव जयते के अंदर कुत्तों की फोटो बनाई थी, बराबर है, और उनका दांत में खून निकल रहा था, और सत्यमेव जयते की जगह बोले भ्रष्ट करप्शन ऐसे कुछ बोले कुछ सत्य नहीं, यहाँ पे बोले सब करप्ट है बोले इंडिया में, वो बनाया था, बराबर। तो एक तो चार्ज लग गया किधर, भ्रष्ट गवर्नमेंट के लिए, सेडिलिशन। एक तो चार्ज लग गया 66 से, हमको बहुत बुरा लगा। अभी बहुत बुरा लगा का डेफिनेशन नहीं है ना, गवर्नमेंट को बहुत बुरा लगा, समझ में क्या बात। और उसके बाद सेक्शन 2 एक एक्ट किसका है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट। किसकी इंसल्ट की आपने, गवर्नमेंट की, सरकार की। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, नेशनल ऑनर सत्यमेव जयते में तू कुत्ते बना रहा है, बराबर है क्या। 3 धारा लगी थी उसके ऊपर, 3 धारा। अच्छा मजे की बात हो, इतना मतलब गजब आदमी हो, उसको बांद्रा में पकड़े और वहां पे वो सरेंडर किया स्टेशन पे। बोले आप वकील लेना चाहोगे, बोले नहीं। सफाई पेश करना चाहोगे, बोले नहीं। बोले अगर आर्टिकल के हिसाब से देखूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से आर्टिकल 91 है, राइट टू स्पीच देता है, कोई भी इंसान अपना मत रख सकता है, उसको जो लग रहा है वो बता सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और बोले अगर उसके बाद भी अगर मेरे संविधान में मेरे को राइट दिया, मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, आप जो सजा सुनाना चाहते हो सुना लो, चलेगा, ऐसा था वो इंसान, ठीक है। तो चलो ये तो बहुत बुरा लगा, ठीक है। दूसरा 19 नवंबर 2012 को अगेन बहुत बुरा लगा मैं, क्या तुमको अगर याद होगा, बाला साहब ठाकरे का जब देहांत हुआ था, एक लड़की ने पोस्ट किया था, तुमको पता है क्या, बताता हूँ क्या। पहले आप सेक्शन 66A को सुन लो वापस से। सेक्शन 66A ये बोलता है, आप कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क यूज करके या कोई सी भी ऐसी डिवाइस यूज करके ऐसा कोई सा भी मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो जो इनएप्रोप्रिएट है, जिससे लोगों को बहुत बुरा लग सकता है, बराबर है क्या, जिससे लोगों को बहुत बुरा लग सकता है, उसके लिए पेनाल्टी दी गई है, बराबर है। तो बोले या तो आप क्या कर रहे हो, उसको पोस्ट कर रहे हो, या तो आप फैला रहे हो। आप फैला नहीं रहे हो मतलब आप खुद पोस्ट नहीं कर रहे हो, आप ट्रांसमिट कर रहे हो। अब ट्रांसमिट का मतलब क्या है, मैं उसमें नहीं आऊंगा, ठीक है, इतना समझना। और उससे अगर लोगों को बुरा लगता है, दैट विल बी ऑफेंस अंडर सेक्शन 66 से। और उसके एग्जांपल देता हूँ, मैं नीचे उतरा एमजी रोड में, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ उतरा, देखा एक ओपन जीप है जिसमें बाप बेटा बेटी सब दारू पी के और सारे यंगस्टर जा रहे हैं रोड से। मेरे बच्चे लोग देख रहे और बोल रहे वाओ, मैं बोला मेरे बच्चों में बहुत गलत असर पड़ रहा है, मेरे को बहुत बुरा लगा। समझ नहीं, लाइक वही है उसका, मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं केस फाइल कर सकता हूँ, बराबर। और इसमें वही हुआ था, बहुत बुरा लगा। बाला साहब ठाकरे का जब फ्यूनरल हुआ, उस पे एक लड़की ने फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि बोले बाला साहब जैसे लोग रोज जिंदा होते हैं और रोज मरते हैं, इसके लिए मुंबई को बंद करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुंबई को बंद कर दिया गया था जब बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई थी, बराबर। तो बोले उसके जैसे इंसान रोज जो मरते हैं और रोज सारी चीज होते हैं, उसके लिए मुंबई को बंद करने की जरूरत नहीं थी, बराबर है। उसने ऐसा पोस्ट किया, बराबर है। अब शिवसेना बोले तुमने हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट पहुंचाया है, तुम्हारे लिए वो कोई भी होंगे, हमारे लिए वो हमारे भगवान थे, हमको बहुत बुरा लगा। समझ में आई क्या बात। तो एक लड़की ने ऐसा पोस्ट किया, और सही बात है यार, मतलब जो उनको मानता है, अगर मैं भी मानता होता तो मैं भी करता, बस सीधी सी बात है अपने मानने की, क्योंकि उसमें कुछ स्पष्ट नहीं था। बहुत सही बोला उसने, भाई हमको बुरा लगा तो लगा भाई, तुमको अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे लिए भगवान नहीं लेकिन उनके लिए भगवान है। आई ऑल्सो एग्री, समझ में आई क्या बात।
बहुत बुरा लगा, पोस्ट किया, जेल हो गई। 21 साल की लड़की थी, उसकी एक फ्रेंड 20 साल की थी, उसने उस पोस्ट को लाइक किया, जेल हो गई। मजे की बात है, लाइक करने पे क्यों जेल हुई? लाइक करने में क्यों जेल हुई? मैंने आपको बोला आप पोस्ट नहीं कर रहे हो लेकिन आप ट्रांसमिट कर रहे हो। लाइक जब आप करते हो ना तो आपका दिखाता है कि किसने लाइक किया, वो आपके हर फ्रेंड के वॉल पे दिखाता है, अच्छा ये भी लाइक कर रही, समर्थन कर रही, आप ट्रांसमिट कर रही, आप सपोर्ट कर रहे हो, उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, आपको भी जेल। कितने सेक्शन की धारा लगाई पता है क्या इसमें? 3। इनको चार्जेस क्या लगे? सबसे पहले सेक्शन 295 आईटी एक्ट, तो सेक्शन बहुत डेंजरस, तो बाद में आया। सबसे पहले आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, क्या? हर्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट। हमारे लिए भगवान थे, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थे, हमको बहुत बुरा लगा। दूसरा सेक्शन 66 है ऑफेंसिव मैसेज, बहुत बुरा लगा। 31 जनवरी 2000, अच्छा इनने क्या किया, एक लड़की का चाचा का हॉस्पिटल था, शिवसेना वाले जाके पूरा तोड़फोड़ मचा दिए थे, बराबर है क्या? फिर जब थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ, कोर्ट समझा कि ठीक है उनका रिलीजियस सेंटीमेंट था, बच्ची से भी गलती से नादानी हो गई, सारी गलती हो गई, तो सारे चार्जेस उनके ड्रॉप कर दिए, बच गए, अच्छे खासे चले जाते, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे तो मैं बाद में आऊंगा, उसके बाद क्या हुआ मैं तुमको बताता। इधर मैंने तोता सिंह का केस लिखा है, इधर है तोता सिंह, ये इधर है तोता सिंह। ये पंजाब का एक कृषि मंत्री है जिसका नाम है तोता सिंह, बराबर है। उसके कुछ दोस्त बोलो या ऑपोजिशन वाले बोलो, फेसबुक पे तोता सिंह की जगह पैरट सिंह लिखती है, बराबर है क्या? तो तोता सिंह का लड़का बद्री सिंह, उसको बहुत बुरा लगा, उसने केस फाइल कर दिया। कितने लोग शामिल थे उसमें? 2 एनआरआई थे और दूसरे विभाग के कोई मंत्री लोग थे, क्योंकि बहुत बुरा लगा। अब बात क्या थी देख लो सही सी, लेकिन क्या लगा? बहुत बुरा लगा, ठीक है। चलो ये छोड़ो, उसके बाद मैंने आपको एक केस और बताता हूँ, नाइजीरिया का केस। नाइजीरिया का केस भी नहीं, अपन पहले बहुत बुरा लगा को कवर कर लेते हैं। उसके बाद एक क्या था, खंडवा का केस था। खंडवा बोलने से एमपी में गांव है खंडवा करके, एक लड़के ने फेसबुक में एक पेज बनाया जिसमें धर्म के नाम से फालतू बातें लिखी। अच्छा उसकी वजह से कर्फ्यू लग गया था, तुमको पता है? वहां पे फेसबुक के जस्ट पेज की वजह से उसने धर्म में कुछ बहुत गंदा डाला, किसी भी एक धर्म को पकड़ा था और बहुत गंदा उसके बारे से बोला। इतना हाहाकार मच गया, 2 गुट के बीच में इतनी लड़ाई झगड़े हुए, वहां पे कर्फ्यू लग गया। पुलिस ने जब पकड़ने की कोशिश की, देखा कि भाई वो कौन से आईपी एड्रेस है, यानी कि जब आप फेसबुक चलाते हो एक आईपी एड्रेस ऊपर आता है, उससे पता चल जाता है। तो पुलिस वालों ने फेसबुक वाले को लिखा कि ये जो पेज है इसका हमको आईपी एड्रेस बताओ तो पकड़ सके। फेसबुक वाले ने बोला वो इतना शाना बंदा है, वो हमारा सर्वर यूज नहीं किया, फेसबुक का सर्वर यूज नहीं किया, उसने प्रॉक्सी सर्वर यूज किया। लाइक व्हाट इज नाउ प्रॉक्सी सर्वर? मैं अभी बताने जाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि लाइक प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। बस ये होता, आपकी ओरिजिनल आईपी एड्रेस नहीं दिखाई जाती है। मैं तुमको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेरा कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रॉक्सी सर्वर है बीच में, और ये इंटरनेट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं हूँ कंप्यूटर में, मेरा आईपी एड्रेस है 1.1.1, वो उसमें आता है पूरा एड्रेस ऊपर में, ठीक है। जैसे ही मैं कुछ डेटा ट्रांसमिट करता हूँ, कुछ करता हूँ, पहले प्रॉक्सी पे जाता हूँ। प्रॉक्सी को पता रहता है मेरा आईपी एड्रेस ओरिजिनल क्या है, लेकिन प्रॉक्सी क्या करता है 1.1.1 को चेंज कर देता है 2.2.2 में। यानी कि जब यहाँ पे 2.2.2 आया और यहाँ पे डेटा जा रहा है, बराबर। यहाँ पे इंटरनेट है, यानी कि यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक के पास क्या जा रहा है 2.2.2। अच्छा फेसबुक जब उसको रिप्लाई कर रहा है, जब वो आईडी बना रहा है, तो फेसबुक किसको रिप्लाई कर रहा है 2.2 को, लेकिन इसको पता ओरिजिनल आईडी क्या है 1.1, तो ये ट्रांसमिट करता था 1.1 को, बराबर है। इसको बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। वो इतना शाना था कि उसने प्रॉक्सी सर्वर यूज किया, और प्रॉक्सी सर्वर यूज करके तो फेसबुक वाले बोले हमको भी नहीं पता बोले कहाँ है वो, अब उसका ओरिजिनल आईपी एड्रेस हमको भी नहीं पता। फिर पुलिस वालों ने उस पूरे एरिया में देखा कि कौन कौन ने पेज बनाया था और प्रॉक्सी सर्वर की आईडी निकाली। फिर उनको प्रॉक्सी सर्वर बताया ये प्रॉक्सी सर्वर है, फिर उसने ओरिजिनल बताया, फिर उसको पकड़ा गया। क्यों? लोगों को बहुत बुरा लगा। सेम इंदौर के केस में लड़के ने लड़की को एसएमएस किया आई लव यू, पढ़ा बाप ने, ठीक है। लड़की को तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाप को बहुत बुरा लगा और केस किया जाके, सजा भी हुई 3 महीने की, बराबर है। अच्छा ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको एविडेंस की भी जरूरत नहीं है। मैं तेरे को गाली बक्का हूं, किसने देखा है? तेरे को बहुत बुरा लगा मैं गाली को, किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। लेकिन जब तुम एसएमएस भेज रहे हो तो एसएमएस तो आपके लिए प्रूफ है ना। समझ में के बाद तो क्या लगा? बहुत बुरा लगा। समझ में के बाद तो ये सारे कुछ केसेस हैं। और जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आप फोटो मॉर्फिंग करते हो ना, फोटो मॉर्फिंग यानी कि फोटो चेंज करना,
मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर आप फोटो मॉर्फिंग करते हो 7 साल की जेल है, अगर मेरे को बुरा लग गया तो। दूसरा, अगर ऐसी लड़की की फोटो मॉर्फ कर रहे हो, फोटो मॉर्फिंग का मतलब क्या होता है, जनरली ये बॉलीवुड के स्टार्स और जनरली हीरोइन को टारगेट करते हैं। एक न्यूड लड़की रहती है, उसमें दीपिका पादुकोण की फोटोशॉप करके उसको फोटो लगा दी है, इसको बोलते हैं फोटो मॉर्फिंग, बराबर है क्या? चेंज करना। आप मेरी भी फोटो चेंज किए, फेस ऐप से मेरे को बुढ़ा बना दिए, मेरे को बहुत बुरा लग सकता था, समझ में आई क्या बात? लड़की अगर 18 साल से कम की है, आपको 10 साल की सजा हो सकती है और आपको फाइन लग सकता है, बराबर है क्या? दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, साइबर क्राइम सिर्फ उनके साथ नहीं हो सकता जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं और जो नेट को एक्सेस करना जानते हैं। साइबर क्राइम एक अनपढ़ जोगी बहता पानी के साथ भी हो सकता है। एक इलिटरेट वुमेन है ना, उसके साथ साइबर क्राइम हो सकता है। कैसे? लाइक फॉर सपोज, लाइक शी इज बाथिंग और किसी ने उसकी फोटो खींच के फेसबुक पे पोस्ट कर दी या किसी पॉर्न वेबसाइट में डाल दी, बराबर है क्या? ये उसके साथ साइबर क्राइम हुआ क्योंकि फोटो उसकी, और उसकी फोटो किधर जा रही है? साइबर वर्चुअल स्पेस पे उसकी परमिशन के बिना। उस सिचुएशन में वो क्या कर सकती है? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जा सकती है और एफआईआर कर सकती है। पहली चीज, अगर उसको लगता है यार नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तो कुछ कर नहीं सकता, लुक्का है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल होता है, उस हर साइबर सेल में 1 से 2 ऑफिसर होते हैं जो साइबर के ही ऊपर काम करते हैं, साइबर क्राइम के ऊपर काम करते हैं। आप वहां जाके कंप्लेन कर सकते हो। अरे ये छोड़ो, अब हर स्टेट में साइबर पुलिस स्टेशन बन रहा है, यानी कि वहां पे सिर्फ साइबर से रिलेटेड क्राइम की एफआईआर होगी। बैंड्रा में है वो साइबर पुलिस स्टेशन, हैदराबाद में साइबर पुलिस स्टेशन, बैंगलोर में हो गया, हैदराबाद में हो गया, मुंबई में और पुणे में शायद अबाउट टू ओपन है, समझ में आएंगे बात, हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ साइबर से रिलेटेड क्राइम पे उनको काम किया जाता है, तो आप वहां जा सकते हो। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए थी, बराबर है क्या? चलो, मेरे ख्याल से ये सारी चीज कवर हो गई है। अब उसके बाद क्या हुआ, 21 मार्च 2015 को जब सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे लोगों ने अपील की कि बोले भाई ये इसका इतना मिसयूज हो रहा है, ये इतना डेंजरस एक्ट है, इसको हटाओ, ये एक्चुअल में तुम्हारे संविधान के साथ ही सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। एक तरफ तुम्हारा संविधान बोल रहा है, जो मदर ऑफ ऑल लॉज है, कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर किस बात की स्पीच दे पा रहे हैं कि कोई कुछ भी बोल रहा है, उनको जेल हो जा रही है, और कोई किसी का भी मजाक उड़ा रहा है और कोई किसी के लिए भी केस कर दे रहा है, बराबर? तो फाइनली 24 मार्च 2015 को इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटा दिया गया, क्योंकि लोगों को बहुत तो अब तुम लोग, अभी तुम बच नहीं सकते, अभी और सेक्शन है आईपीसी के अंदर जो इन चीजों को कवर कर सकता है। इसको हटाने का कारण क्या था? ये बहुत बुरा लगा जो है ना, ये क्लियर नहीं था भाई, मतलब कितना बुरा, किसी को भी कुछ भी बुरा लग जा रहा है, वो तोता सिंह में पैरोट सिट को बुरा लग जा रहा है, मतलब बराबर है, ठीक है? तो बोले 66A को बोले अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इन एंटायरिटी एंड इट इन्वेड्स यानी कि जो राइट दिया है ना उस पे इंटरफेयर करता है। कौन सा राइट? 19(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन सेक्शन को भी हटाने की बात बोली गई थी, लेकिन इसको हटाया नहीं, क्योंकि ये क्या डील करता है? प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग वेबसाइट। कौन वेबसाइट अभी बिल्कुल भी नहीं चलती इंडिया में इस सेक्शन के कारण, क्योंकि उनको ब्लॉक किया गया है। चलो, ये सारी चीज होने के बाद मैं आपको ये चीज लिखा कि साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर अगर आप क्राइम करते हो, दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, आपको सीधा जेल में डालेगी बिना वारंट के, उसके बाद आप बेल करोगे, उसके बाद आप जा सकते हो अपने घर, ठीक है? इसका मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड, मैं नाम नहीं लूंगा, और भाई तू वीडियो देख रहा होगा तो बुरा मत मानना, हाँ, कि मैं जब बोर्डिंग स्कूल में था, देयर इज वन फ्रेंड, ठीक है, वो और एक लड़की रिलेशन में थे आपस में, ठीक है? तो जब तक स्कूल पे थे रिलेशन में हुआ, जब वो बड़े हुए तो लड़की ने शायद वो लड़की के दादा ने, क्योंकि लड़की के डैड नहीं थे, मम्मी भी नहीं थे, दादा संभालते थे, तो दादा ने उसका शायद कोई स्कूल चेंज कर लिया, या दादा को लगा इसका 12th हो गया तब इसकी शादी करानी है, वॉट एवर रीजन की वजह से अब उनका कनेक्शन छूट गया। लड़के ने बहुत बार ट्राई किया कोशिश करने के लिए, लेकिन लड़की ने हाथ ऊपर कर दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, लाइक व्हाट, अभी तक मेरे को जिसने पाला पड़ा मेरे को उसकी बात माननी है, बराबर है? अब सिचुएशन ये आ गई कि अब उनके ईगो क्लैशेस और लड़ाई होने लग गई इस नेगेटिविटी की वजह से। लड़की का नंबर चेंज हो गया, अब इसको नंबर चाहिए था, बराबर? ये भाई साहब ने, लड़के ने उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड की फेक प्रोफाइल बनाई फेसबुक पे, और उस लड़की से उसकी बेस्ट फ्रेंड बनके कांटेक्ट कर रहा है, कौन सा नंबर मांग रहा है, तेरा नंबर नहीं लग रहा है, चेंज हो गया क्या, बताना कौन सा नंबर है, बराबर? अब उसको क्या लगा,
उस लड़की को कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, नंबर दिया गया, नंबर दिया, इसने फिर से परेशान शुरू कर दिया। 2 घंटे के अंदर घर से पुलिस उठा के ले गई। साइबर क्राइम। समझ में है क्या बात? कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आइडेंटिटी थेफ्ट किया, सामने वाले से धोखा किया। दिस इज अ साइबर क्राइम एंड दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस जो आपको पुलिस ले जा सकती है। समझ में है क्या बात? अब मैं तुमको बताता हूँ लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। शायद समझ में आ गया होगा, समझ में अब आया होगा कि यार लाइक अब इंटरनेट के माध्यम से इतने क्राइम होते हैं ना। अरे मैं तुमको एक केस नहीं बताया, दैट इज द नाइजीरिया केस। अभी नाइजीरिया केस में क्या हुआ इसको समझ के लेना। नाइजीरिया केस यानी कि नाइजीरिया का केस नहीं है, नाइजीरिया के 8 लोग कहां पे, 8 लोग कहां, नहीं तो हैदराबाद में, हैदराबाद या तो दिल्ली में 8 लोग ने 8 लोग का काम क्या था तुम समझ के लेना। ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट में एक स्मार्ट सुंदर सा लड़के की प्रोफाइल पिक्चर बनाते थे, लाइक एनआरआई और बहुत बड़े घर का लड़का, मैट्रिमोनियल वेबसाइट में। उससे ये फंसाते थे लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां क्या देखती थी, ओ बड़ा चिट्टा लड़का, फेक फोटो, फेक प्रोफाइल, और एनआरआई है तो वो उनको क्या चाहिए होता है, भाई इससे अच्छा लड़का मेरे को किधर मिल पाएगा, हाँ कि ना। उनने फेक प्रोफाइल बनाई। फेक प्रोफाइल बनाने के बाद जब लड़की नंबर में मांगती थी ना, तो ये लोग क्या बोलते थे कि मैं चैट में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ एंड क्योंकि मैं यूएसए में रहता हूँ, इंटरनेशनल चार्जेस लगेंगे मुझे भी और तुझे भी, लेट अस चैट ऑन द वो व्हाटएवर मैट्रिमोनियल वेबसाइट में जो भी करते थे। धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता था ना कि लाइक अब लड़की पूरे चंगुल में फंस गई है, अब वो क्या करते थे, बोले अब मैं आ रहा हूँ यूएसए से। वो क्या बोला, मैं यूएसए से आ रहा हूँ और क्योंकि अब इनका बहुत नैन मटक्का होने लग गया था, बोले लाइक मैं तेरे लिए एक आईफोन ला रहा हूँ और मैं तुझे डायमंड की रिंग ला रहा हूँ, सोना ला रहा हूँ, मैं कुछ तरह से यूएस डॉलर लेके आ रहा हूँ, लाइक वी आर गोइंग टू मैरी ना, तो मैं तेरे लिए बहुत कुछ ला रहा हूँ, फाइनली हम फेस टू फेस मिलेंगे, हम फोन में नहीं। एक सरप्राइज, एक एक्साइटिंग, क्योंकि लड़की पूरे झांसे में आ जाती थी। हर लड़की आती थी लेकिन हैदराबाद की लड़की ने इनके बाजे बजा दी। हुआ क्या था समझ के लेना। अब इनने क्या बोला कि मैं यूएसए से कैश, फोन और तेरे ज्वेलरी लेके आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट में कस्टम ड्यूटी वालों ने पकड़ लिया है। क्यों? इतने सारे आप सामान नहीं ला सकते ना बाहर से, तो कस्टम ड्यूटी वालों ने पकड़ लिया है। वो बोल रहे पहले तो उसकी कस्टम ड्यूटी दे। एक लिमिट के ऊपर जब सामान आता है ना तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। आपके पर्सनल यूज है वो चलेगा, तू खुद सोने की चेन पहन के आ रहा है चलेगा, लेकिन तू लेकर आ रहा है किसी के लिए चलेगा नहीं, तेरे को कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। कस्टम मीन्स आप दूसरी कंट्री से कुछ लेके आ रहे हो यहाँ पे, तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। समझ में है क्या बात? अब बोले उसके लिए मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट में पकड़ लिया और मेरे सारे के सारे सामान किसको, मेरे को डिपॉजिट करने पड़े, बराबर है क्या? दिल्ली एयरपोर्ट से फेक कॉल आता है किसको, लड़की को, कि बोले ये एनआरआई जो आपका है जिसका नाम है गैरी फिलिस, नाम लड़के का था गैरी फिलिस, पूरा फेक आईडी बनाया था। उसने फोन किया कि भाई गैरी फिलिस ने आपके नाम से सारी चीज लाई थी, क्या आपके ही नाम से वाकई में ला रहे हैं, क्योंकि हमको डाउट हो रहा है इसके ऊपर, और अगर आपके नाम से आई थी तो कस्टम ड्यूटी टोटल बन रही है 5,40,000 रुपए की, मिला के कौन सी कस्टम ड्यूटी, एयरपोर्ट ड्यूटी, ये सब मिला के 5,40,000 की ड्यूटी बन रही है। और सामान कितना का, बोले सामान 20 लाख का। अब लड़की बोले 5,40,000 रुपए देना जिसमें सामान 20 लाख का मिल रहा है, बुराई क्या है, बराबर। और लड़की को साथ में ये बोला गया था कि अगर आप ये ड्यूटी पे नहीं करते तो उसके ऊपर भी और आपके ऊपर भी क्राइम दर्ज हो सकता है कि आप किसके लिए लाए हो, बराबर। लाइक बाहर से आप इतनी सारी चीज ला रहे हो, तो 2 तरह से फंसाया गया, एक प्यार में और एक लालच में। और लड़की को 3 अकाउंट नंबर दिए जिससे 5,40,000 रुपए मंगवाया गया, उसने डिपॉजिट किया। उसके बाद वो आईडी भी बंद हो गई, वो नंबर भी गया, वो सब गया, बराबर है क्या? अब ये लड़की का हुआ दिमाग खराब। फिर उसने जब केस फाइल किया हैदराबाद पुलिस स्टेशन में, हैदराबाद के साइबर सेल में, तब जाके पता चला ये लोग इंडिया के भी नहीं थे, ये नाइजीरिया के 8 लोग थे जो न जाने कितनों को ऐसे कर रहे थे, बराबर है क्या? तब जाके वो पकड़ में आए। एक मैं तुमको और एक बात बताता हूँ कार्ड क्लोनिंग की, ये मैं बताया मिनी डीएक्स, आप लोग इससे खास तौर पे बच के रहना। अच्छा मैं जितनी एक बता रहा हूँ साइबर सुरक्षा के तहत बता रहा हूँ, साइबर क्राइम से रिलेटेड, ठीक है? इसमें क्या होता है मैं तुमको बोल के लेता, जो आईटी वाले होते हैं, जो इंजीनियर वाले होते हैं, दे नो द हैक हाउ टू हैक द एटीएम मशीन। अब ये जो मैं आपको केस बता रहा हूँ, ये झारखंड का केस है। एक लेडी के नई करके 18 से 19 लाख रुपए लूटे गए थे उसके एटीएम कार्ड से। कैसे होता है ये समझ के लेना। पूरी एटीएम की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की रिकॉर्डिंग है। 3 लोग एटीएम में रहते हैं, कुछ बटन दबाते हैं और फाइनली वो मशीन हैक हो जाती है। हैक मतलब फंस जाती है, हैंग हो जाती है, ठीक है? अब एक लड़की आती है, एक लेडी आती है जो उस हैंग एटीएम मशीन में अपना एटीएम कार्ड डालती है। क्योंकि एटीएम मशीन हैंग है, वो रिस्पॉन्ड करती नहीं है। इस सिचुएशन में पीछे से एक बंदा आता है, क्या हो गया, मेरे को भी करना है, अच्छा प्रॉब्लम है, रुको मैं कर देता हूँ, बराबर है। अब मान लो ये एटीएम मशीन है, लड़की यहाँ खड़ी है, लड़का इधर से आया पीछे से, बोले बताओ मैं तुमको करके देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है?
लड़का लड़की का कार्ड ले लेता है स्टाइल से, क्यों, मैं करके देता हूँ। अब उसको पता है ये हैंग हुई है तो चलाना कैसे है, वो वापस कार्ड डालता है, बटन दबाता है, मशीन रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन पैसे रिलीज नहीं करती है, सिर्फ रिस्पॉन्ड करती है। और जब ऐसे कार्ड डाल के निकालता हूँ, कार्ड उसके हाथ में रहता है, लड़की को बोले पिन डालो, बराबर, अभी पता कैश निकलने वाला नहीं है। जब लड़की जहाँ उस पे जाती है ना, एक लड़का पीछे से आता है, जब लड़की पिन डाल रही होती है ना तो वो पिन देखता है, और जिस लड़के के हाथ में कार्ड है ना उसके पास ये मशीन होती है मिनी डीएक्स। मिनी डीएक्स एक मशीन है, आप कार्ड को स्वाइप कर दो 2 बार मिनी डीएक्स में, कार्ड का पूरी फोटोकॉपी मिनी डीएक्स में छप जाती है। कार्ड की फोटोकॉपी छप गई, एक लड़के ने पासवर्ड देख लिया, किस्सा खत्म। वो घर जाते थे, उस मिनी डीएक्स मशीन की मदद से वो पूरा कार्ड बनाते थे, जस्ट का तस कॉपी, जिसमें बारकोड सब आ जाता था। एक बंदे ने पासवर्ड देख लिया, आप ऑनलाइन भी उसका यूज कर सकते और जाके खुद पैसे निकाल सकते। समझ में नहीं क्या बात? ऑनलाइन मतलब अब कार्ड की पूरी डिटेल अपने पास आ गई ना। अगर ओटीपी वाला सिस्टम नहीं है, एक जगह पिन से भी हो जाता है ट्रांजेक्शन, एटीएम के पिन से, तो भी सारी चीज हो सकती है। नहीं तो अपने पास हार्ड कैश तो अवेलेबल ही है। समझ में आई क्या बात? तो ये मिनी डीएक्स, ये पूरे साइबर क्राइम है। अभी तुमको समझ में आ रहा होगा इतनी सारी चीजें, पोर्नोलॉजी, पोर्न वेबसाइट, साइबर क्राइम, अगर आप किसी का आइडेंटिटी छुपा रहे हो, Amazon की कितनी फेक वेबसाइट थी जो इनके तहत ब्लॉक की गई है। क्यों? लोगों के साथ क्या हो रहा था, धोखा हो रहा था। आज अगर तुम पुलिस स्टेशन जाओगे ना कि देखो सर मेरे को ना जैकपॉट का मैसेज आया 5 करोड़ का, ये फेक लग रहा है, बोले मेरे को बहुत बार आता है, वो पुलिस वाला मेरे पास भी है 4-5 बराबर है क्या? तो बहुत नॉर्मल है आजकल ये सारे। मेरे को आप देखो ये जैकपॉट का अभी बीच में बहुत चल रहा था कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, रिन्यू कराने के लिए आप एटीएम की डिटेल्स दो। ये सारी चीज क्या हो रही है, ये साइबर क्राइम के अंदर आ रही है। और उन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए क्या बना हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बराबर है क्या? तो तुमको शायद समझ में आ रहा होगा ये फोटोमॉर्फिंग, किसी के लिए ऑफेंसिव बोलना, किसी की बदनामी करना इंटरनेट के थ्रू, किसी की फोटो पोस्ट करना उसके परमिशन के बिना, फोटोमॉर्फिंग करना। हैकिंग का मतलब मैंने तुमको समझा दिया है, हैकिंग का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। किसी के कंप्यूटर में वायरस ट्रांसमिट करना, जिसको हम बोलते हैं कुकीज, उस कुकीज के थ्रू आप उनके कंप्यूटर में जा सकते हो, उनके डेटा को चुरा सकते हो, बराबर है क्या? अभी बीच में अमेजोन वाले ने कितने केस दर्ज किए थे कि उसकी फर्जी वेबसाइट बन रही है और लोगों से पेमेंट मंगवा रहे और उनके पास उनका कुछ सामान जा नहीं रहा, और मेरे अमेजोन कंपनी का क्या हो रहा है, उससे बदनामी हो रही है। क्यों हो रही ना बदनामी? साइबर क्राइम है। इंटरनेट का इस्तेमाल, कंप्यूटर वेबसाइट, अमेजोन डुप्लीकेट वाली, सारे पैसे भी जा रहे लेकिन गुड्स नहीं आ रहा, अमेजोन खत्म यानी कि बदनामी होना, बराबर। दिस विल आल्सो कम अंडर साइबर क्राइम। तो तुमको अब समझ में आया होगा व्हाट इज एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो करना क्या चाह रही है, रोकना क्या चाह रही है। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया कुछ, अभी बस मैंने तुमको सेंस कराया कि क्या है। अब जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा ना, तुमको चीजें समझने में चुटकी लगेगी, लाइक दिस, अच्छा ये कंट्रोल है, इसका पर्पस ये, मैं तुमको पूरी अथॉरिटीज बताऊंगा क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर, इस एक्ट का पर्पस क्या है। अभी तो बस मैंने तुमको दूध के ऊपर की मलाई बताई है। कल से अपन शुरू करेंगे मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइक अब साइबर लॉ क्या होता है। वी आर डन फॉर द डे।